हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपको क्लास 4 कंप्यूटर का चैप्टर स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइसेस पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर स्टूडेंट्स आप क्लास 4 कंप्यूटर का, क्लास 4 मैथ्स, क्लास 4 साइंस या क्लास 4 इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं, तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर इन सभी सब्जेक्ट्स का सारा सिलेबस कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और अब लर्निंग नोटबुक चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन करें। So let's see what all topics we are going to cover today in this chapter. सबसे पहला टॉपिक है अपना डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन, फिर डेटा स्टोरेज यूनिट्स, स्टोरेज डिवाइसेस, इंटरनल मेमोरी एंड एक्सटर्नल मेमोरी, और फिर इस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। So let's start with our first topic, data versus information. तो डेटा क्या होता है? Data is the collection of raw facts and figures. It is without any proper meaning. तो डेटा जो होता है वो एक कलेक्शन होता है फैक्ट्स और फिगर्स का। वो रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता। डेटा का एज सच कोई मीनिंग नहीं होता। Thus, data may be considered to be collection of words, numbers, graphics or sound. तो ये जो मैं raw facts और figures कह रही हूँ, तो डेटा जो होता है वो कलेक्शन क्या क्या किस किस चीजों की कलेक्शन हो सकता है? वर्ड्स की, नंबर्स की, ग्राफिक्स की या साउंड की। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा व्हेन प्रोसेस्ड गिव्स इंफॉर्मेशन। जब हम इस रॉ डेटा को प्रोसेस करते हैं वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। When raw facts and figures are processed and arranged in some order, then they become information. यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जब हम इन raw facts और figures को प्रोसेस करते हैं, उनको अरेंज करते हैं किसी ऑर्डर में, जब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपकी जो क्लास है, अगर हम आपके क्लासमेट्स का एक डेटा लेते हैं, जैसे कि हर एक का नाम लिखा मैंने एक शीट पे, फिर उसके सामने लिखा कि वो बॉय है, गर्ल है, फिर उसके आगे लिखा कि भाई उसकी कितनी परसेंटेज आई थी, उसने कितने परसेंट स्कोर किया था। अब मैंने ये डेटा इकट्ठा कर लिया है एक पेपर पर एज ऑफ नाउ ये सिर्फ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। अब अगर मैं उस डेटा से उसको प्रोसेस करूं तो वो जब इंफॉर्मेशन बनेगा, प्रोसेस इन द सेंस कि मैं कहूं कि भाई इस क्लास में कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं, तो मैंने वो डेटा प्रोसेस करा, अब वो इंफॉर्मेशन बन गया जब मुझे पता चला कि भाई इस क्लास में इतनी गर्ल्स हैं और इतने बॉयज हैं। इसी तरह से अगर मैं ये देखूं कि भाई कितने स्टूडेंट्स ने अब 50% स्कोर किया है, तो मैंने उस डेटा को यूज किया, उसको प्रोसेस करा, और वो जो मेरे पास अब आया वो बन गई मेरी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन हैज प्रॉपर मीनिंग। इंफॉर्मेशन इज यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो इंफॉर्मेशन का प्रॉपर मीनिंग होता है, डेटा का प्रॉपर मीनिंग नहीं होता, पर जब उसको हमने प्रोसेस करा वो इंफॉर्मेशन बना, तो इंफॉर्मेशन का प्रॉपर मीनिंग होता है। और ये जो इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ये हमारी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करती है। जैसे कि ये जो मैंने आपको क्लास का एग्जाम्पल दिया, अब सपोज करिए कि हमने उस इंफॉर्मेशन में से हमें ये पता चलता है कि भाई जो 40% स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं एक क्लास में, तो हमें उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। हमें या तो उन स्टूडेंट्स को अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी पड़ेगी, उनके इंप्रूवमेंट का कोई ना कोई जरिया निकालना पड़ेगा। तो फिर हमने उसके ऊपर एक डिसीजन लिया, जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उसके ऊपर हमें डिसीजन लेंगे। एक्चुअली वी प्रोसेस डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन। ये तो मैंने आपको बात बताई दी है, यहाँ पे ये दिख भी रहा है कि डेटा होता है, डेटा को प्रोसेस करा जाता है और वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। Now our next topic is data storage units. इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में डेटा या इंफॉर्मेशन किस तरह से स्टोर होती है। कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज जैसे कि ABC ये समझ नहीं आता, उसकी अपनी स्टोरेज लैंग्वेज है, वो हम देखेंगे। Every data or information, that is pictures, videos, words and even sounds which are stored in computer are in the form of 0 and 1 only. तो हर एक डेटा या इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में स्टोर होती है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होती है। ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होती है। एंड दी 0 and 1
आर नोन एज बाइनरी डिजिट्स। क्या कहलाते हैं 0 और 1? बाइनरी डिजिट्स। अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो जो बिट होता है वो कंप्यूटर के लिए सबसे छोटा यूनिट है स्टोरेज का। तो एक बिट में स्टूडेंट्स या तो ये 0 स्टोर होगा या ये एक 1 स्टोर होगा। तो एक बिट का एज सच कोई मीनिंग नहीं होता। अगर हम 8 बिट्स को ग्रुप करें तो वो मिलके क्या बनती है? एक बाइट। तो ये एक बाइट तो मीनिंगफुल होती है, पर ये एक बिट का एज सच मीनिंग नहीं होता। कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बाइट्स एंड 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको बाइट्स में मेजर करा जाता है, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। अब यहां देखिए ये 8 बिट्स हैं, ये 8 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं। तो ये हर एक बिट है और हर एक बिट में या तो 1 स्टोर होगा या 0 स्टोर होगा, ठीक है। और ये 8 बिट्स मिलके क्या बना रही हैं? एक बाइट, जो मीनिंगफुल बन गया। अब एक बाइट मीनिंगफुल बन गई। नाउ ऑल अदर यूनिट्स आर मल्टीपल ऑफ बाइट। तो बाकी जितनी भी स्टोरेज यूनिट्स होती हैं वो सभी बाइट्स की मल्टीपल फॉर्म में होती हैं। जैसे कि 1 KB विच इज किलो बाइट इक्वल्स टू 1024 बाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के इक्वल है? 1024। नेक्स्ट यूनिट है 1 MB जिसे हम कहते हैं मेगाबाइट। सो 1 MB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट, KB यानी। 1 GB यानी गीगाबाइट, 1 गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 मेगाबाइट। और नेक्स्ट यूनिट है 1 TB यानी टेराबाइट, 1 टेराबाइट इक्वल्स टू 1024 गीगाबाइट्स। और आजकल स्टूडेंट्स जितनी भी हार्ड डिस्क आती हैं वो इस टेराबाइट में ही होती हैं, जैसे कि होंगी 1 TB, 2 TB, इस तरह से हार्ड डिस्क की स्टोरेज यूनिट्स होती हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस। The devices which help us in storing data are called storage devices. अब वो डिवाइसेस जो हमें हेल्प करते हैं हमारा डेटा स्टोर करने में, उन डिवाइसेस को कहते हैं हम स्टोरेज डिवाइसेस। अब जैसे कि आपने कोई वर्ड फाइल स्टोर करनी है, ठीक है, तो आप कहाँ स्टोर करेंगे? उसको स्टोर करने के लिए आपको कोई स्टोरेज डिवाइस चाहिए, जैसे कि हार्ड डिस्क चाहिए। These devices are used to store data both temporarily and permanently and act as the computer memory. अब ये जो डिवाइसेस आते हैं ना स्टूडेंट्स, ये दोनों तरीके के आते हैं। ये ऐसे भी होते हैं जो हमारे डेटा को टेम्परेरीली स्टोर करेंगे, या ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं जो उन्हें परमानेंटली स्टोर करेंगे। और ये डिवाइसेस क्या होते हैं? ये एक्ट एज द कंप्यूटर मेमोरी। तो आइए इन स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल मेमोरी जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। अब इंटरनल मेमोरी जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है रोम और एक होती है रैम। और एक्सटर्नल मेमोरीज वैसे तो काफी टाइप्स की होती हैं, पर यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके की एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ाऊंगी। एक है हार्ड डिस्क, एक है CD या DVD और पेन ड्राइव। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, आपको इधर पिक्चर दिखाई दे रही है, ये रैम और रोम की पिक्चर्स हैं। ये आप कोई भी कंप्यूटर खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, तो उसमें ये रैम और रोम आपको अंदर लगी हुई मिलेंगी। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और ऐसी दिखती है रैम। रैम इज अ रीड और राइट मेमोरी। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, जो रैम है वो रीड और राइट मेमोरी है। इसका मतलब है कि हम रैम में से रीड भी कर सकते हैं और उसमें राइट भी कर सकते हैं।
देखिए ये रैम जो होती है ये ऐसे काम करती है जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है ना, आपकी मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं फिर उसको रब करके दोबारा लिखती हैं, ऐसे ही रैम भी ऐसी ही मेमोरी है, इसमें हम बार बार नई चीजें लिख सकते हैं। Now when computer starts, it loads the operating system into RAM. तो सबसे पहले जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं हमें क्या दिखाई देता है, हमें विंडोज दिखाई देती हैं। वो कैसे लोड होती हैं? सबसे पहले जो विंडोज हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो रैम में लोड हो रहा होता है, जब भी तो हम उस पर काम कर पाते हैं। अब अगर जब हमने विंडोज हो गई लोड, उसके बाद हमें कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, चाहे वो MS वर्ड हो, चाहे वो पेंट हो, चाहे और भी कोई एप्लीकेशन हो, वो कहाँ पे लोड होती है? वो भी रैम में ही लोड होती है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, when you are working with MS Word, let's say you are working with a program that is loaded in RAM. तो ये जो रैम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल मेमोरी है कंप्यूटर के लिए। Now next remember that RAM is a volatile memory. अब volatile memory का क्या मतलब है? It means that it can retain the information as long as power is switched on. Volatile memory का मतलब है कि जब तक कंप्यूटर की पावर स्विच्ड ऑन है, जब तक ही जो रैम है वो इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। जैसे ही कंप्यूटर की पावर सप्लाई कट हो जाती है, रैम में वो इंफॉर्मेशन हट जाती है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, when the power supply is cut, information in the RAM is lost. तो ये मतलब होता है when we say that RAM is a volatile memory. Now let's study about types of RAM. RAM are of two types. दो टाइप की रैम होती हैं स्टूडेंट्स। पहली है डायनेमिक रैम, जिसे हम DRAM भी कहते हैं। DRAM is called dynamic as periodic refreshing is needed to keep the data intact, else it loses the information stored on it. तो DRAM क्या होती है? DRAM को हम डायनामिक भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है, हमें बार बार इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ता है। अदरवाइज अगर हम इसको रिफ्रेश नहीं करेंगे तो इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो हट जाएगा, मिट जाएगा। एंड इट इज स्लोअर एंड चीपर देन SRAM. SRAM यानी जो सेकेंड टाइप की रैम है। तो ये जो DRAM होती है ये स्लो होती है और चीप होती है, यानी कम महंगी होती है एज कंपेयर टू SRAM. एंड इट इज वाइडली यूज्ड टू इम्प्लीमेंट मेन मेमोरी, और ये ज्यादातर यूज होती है मेन मेमोरी को इंप्लीमेंट करने में। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रैम इज स्टैटिक रैम, जिसे हम SRAM भी कहते हैं। SRAM is called static as no change or action that is refreshing is needed to keep the data intact. It requires a constant power flow. अब इसे हम स्टैटिक क्यों कहते हैं? इस रैम को स्टैटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज, जैसे कि कोई रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए डेटा को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, इंटैक्ट रखने के लिए। पर हाँ, इस जो रैम को इसको कॉन्टिन्यूअसली पावर फ्लो चाहिए होता है। सो इट इज फास्टर बट ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव देन DRAM. ये फास्टर तो होती है क्योंकि इसमें हमें बार बार रिफ्रेशिंग नहीं चाहिए, पर ये महंगी भी होती है एज कंपेयर टू DRAM. एंड इट इज मोस्टली यूज्ड एज अ कैश मेमोरी फॉर द प्रोसेसर, दैट इज CPU. तो ये कैसे यूज होती है? ये एज अ कैश मेमोरी यूज होती है CPU के लिए। ठीक है, तो ये दो टाइप की रैम होती है, DRAM और SRAM. अब नेक्स्ट इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की होती है रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इट मीन्स ओनली रीड ऑपरेशंस आर सपोर्टेड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि रोम में जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को सिर्फ रीड कर सकता है। ये मेमोरी सिर्फ रीड ही ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है, राइट को नहीं करती। जैसे रैम में मैंने आपको बताया था कि रैम जो मेमोरी है वो रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है, पर जो ये रोम है इट ओनली सपोर्ट्स रीड ऑपरेशंस। और यहाँ मैं आप ये इसकी पिक्चर देख सकते हैं रोम की, ऐसी दिखती है रोम। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है? दैट इट रिटेन्स इट्स कंटेंट इवन आफ्टर पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसका मतलब है कि अगर हम कंप्यूटर की पावर स्विच ऑफ भी कर देंगे, जब भी रोम जो उसके ऊपर कंटेंट है, जो उसके अंदर कंटेंट है, वो रिटेन करता है, वो खत्म नहीं हो जाता कंटेंट, वो मिट नहीं जाता है।
ठीक है, तो ये मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का। नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ रोम। रोम आर ऑफ 3 टाइप्स। तो रोम 3 टाइप की होती हैं। पहली है पी रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM is a ROM that can be programmed only once after it is created. तो स्टूडेंट्स देखिए, ये जो PROM होती है ये ऐसी रोम है जिसको सिर्फ एक ही बारी प्रोग्राम किया जा सकता है। जो इसका मैन्युफैक्चरर है जब इसको क्रिएट कर रहा है तो वो उसने जो इंफॉर्मेशन इसको जो प्रोग्रामिंग कर दी, उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। Once the PROM is programmed, the information written in it is permanent and cannot be erased or deleted. तो एक बार जब PROM प्रोग्राम हो गई है तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है, लिखी गई है, वो परमानेंट है। अब वो मिट नहीं सकती, ना ही डिलीट हो सकती। अगर वो गलत प्रोग्राम हुई है तो मैन्युफैक्चरर को वो फेंकनी ही पड़ेगी, उसमें कोई और चेंजेस नहीं हो सकते। अब सेकेंड टाइप की रोम होती है EPROM, जिसकी फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फर्स्ट टाइप की रोम बताई PROM, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहा कि भाई एक बारी जो उसमें लिख दिया गया। अब उससे प्रॉब्लम ये होने लगी कि अगर रोम को हमें अपग्रेड करना है, नया वर्जन आया है, रोम को अपग्रेड करना है, तो हमें नई रोम खरीदनी पड़ती थी, बहुत एक्सपेंसिव हो जाती थी वो। तो इस डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए सेकेंड टाइप ऑफ रोम आई, EPROM। EPROM can be reprogrammed if it is exposed to ultraviolet light। तो इसका एडवांटेज ये होता है कि इसको हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, तो पर ये रीप्रोग्राम कैसे होती है? ये सिर्फ जब ही रीप्रोग्राम हो सकती है जब इसको हम अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखें, तो उसमें से जब इसका सारा डेटा हट जाता है और इसमें इसको दोबारा रीप्रोग्राम कर दिया जाता है। इट इज यूज्ड व्हेन द डेटा ऑन द EPROM नीड्स टू बी चेंज्ड। यही बात मैंने यहाँ लिखी है। Now today, EPROM chips are not used in computers. They were replaced by EEPROM chips. पर स्टूडेंट्स, ये EPROM के साथ भी एक दिक्कत ये होने लगी कि अगर इसको रीप्रोग्राम करना होता था तो इसको कंप्यूटर में से निकालना पड़ता था और फिर इसको अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने एक्सपोज करना पड़ता था, फिर ये रीप्रोग्राम होती थी। तो ये भी काफी मुश्किल टास्क हो जाता था। तो इसी वजह से क्या तीसरी टाइप की रोम आई जिसे कहते हैं EEPROM। तो EEPROM की क्या फुल फॉर्म है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM is a PROM that can be erased and reprogrammed using an electrical charge। तो देखिए, ये वाली जो रोम होती है इसको हम इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम कर सकते हैं सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू। Unlike EPROM, it allows the user to update the computer ROM without having to open the computer। तो स्टूडेंट्स, इस वाली रोम को रीप्रोग्राम करने के लिए हमें कंप्यूटर को ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिर्फ रीप्रोग्राम एक इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू ही हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी के बारे में, रैम और रोम के बारे में। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में। एक्सटर्नल मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो एक्सटर्नल मेमोरी है इसे सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। सिंस इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड, वी नीड एक्सटर्नल मेमोरी टू स्टोर डेटा। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सटर्नल मेमोरी की क्या जरूरत होती है। स्टूडेंट्स देखिए, इंटरनल मेमोरी जो कंप्यूटर की होती है उसकी एक लिमिट होती है, वो एक लिमिट तक ही डेटा स्टोर कर सकता है। तो उससे ज्यादा अगर हमें डेटा स्टोर करना होता है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक्सटर्नल मेमोरी की। एंड सेकेंड रीजन फॉर एक्सटर्नल मेमोरी इज दैट इट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। इसमें जो एक्सटर्नल मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो हमेशा के लिए स्टोर होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। दिस मीन्स दैट डेटा विल नॉट बी लॉस्ट इवन इफ वी स्विच ऑफ द पावर सप्लाई। इसका मतलब है कि अगर भाई मैं कंप्यूटर की पावर ऑफ भी कर दूं तो जब भी जो एक्सटर्नल मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ है वो मिटेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने कोई काम करा है वर्ड फाइल पे, ठीक है, आपने अब उस वर्ड फाइल को एक्सटर्नल मेमोरी में सेव कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो वो एक्सटर्नल मेमोरी में आपको वो वर्ड फाइल मिलेगी एज इट इज।
ठीक है, तो ये जरूरत होती है एक्सटर्नल मेमोरी की। नाउ पहला एग्जांपल ये सेकेंडरी मेमोरी का है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। तो हार्ड डिस्क स्टूडेंट्स एक मेन स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के अंदर होता है। देखिए, आप जब भी कोई कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं आपको रैम और रोम तो इंस्टॉल्ड मिलती ही मिलती है, ये हार्ड डिस्क भी उसके अंदर लगी हुई मिलती है और इसको हम इंटरनल हार्ड डिस्क कहते हैं। अब ये जो हार्ड डिस्क होती है या तो ये 500 GB की हो सकती है या 1 टेराबाइट की, 2 टेराबाइट की, ये ऐसे इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है हार्ड डिस्क की। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। ये जो हार्ड डिस्क होती है ये बहुत ज्यादा डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकती है। अब जैसे कि आपने कोई मूवी स्टोर करनी है या बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्टोर करने हैं तो वो हार्ड डिस्क पे सेव हो जाते हैं आसानी से। एंड ऑल द वर्क डन ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। हम जितना भी काम कंप्यूटर पे करते हैं वो हार्ड डिस्क में ही स्टोर होता है। आपने कोई काम करा और आपने उसको सेव किया तो वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है, वो हार्ड डिस्क पर जाके स्टोर होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि जो हमने लैपटॉप हमने परचेज किया है, कंप्यूटर जो हमारे पास है, उसमें जो इंटरनल हार्ड डिस्क लगी हुई है, लेट्स से कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 500 GB और आपको अब वो कैपेसिटी कम पड़ने लगी, आपको ज्यादा काम करना होता है, आपको और मेमोरी चाहिए कंप्यूटर की। तो आप क्या करेंगे, आप एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ले सकते हैं। ठीक है, दीज एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर अवेलेबल विच कैन बी प्लग्ड इनटू कंप्यूटर। ये देखिए ऐसी दिखती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ये इजिली कंप्यूटर में ऐसे प्लग हो जाती है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू बैकअप डेटा फॉर फ्यूचर। आप इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में अपना ऐसा डेटा रख सकते हैं जो आपको कम यूज करना होता है, राइट। एंड इट इज वेरी इजी टू कैरी इट एनीवेयर, और ये आप आसानी से कहीं भी कैरी भी कर सकते हैं। ये लाइट वेटेड ही होती है और देखिए छोटी सी ही होती है। तो ये होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। अब नेक्स्ट एग्जांपल है सेकेंडरी मेमोरी का, सीडी एंड डीवीडी। सीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। These are circular disks which can store 700 MB of data। देखिए ये आप इधर पिक्चर देख सकते हैं, ये ऐसी सर्कुलर डिस्क होती हैं ये सीडी, और ये डेटा स्टोर कर सकती हैं कितने तक का, 700 MB का। तो आप इसमें कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। पर ये क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो इसकी यूसेज कम हो गई, इसलिए क्योंकि ये कम डेटा स्टोर कर पाती थी, 700 MB तक का ही डेटा स्टोर करती थी। तो इसकी जगह फिर क्या आई, डीवीडी, जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क। It is also a circular disk, but it can store 6 times more data than CD। देखिए कितना ज्यादा डेटा स्टोर कर सकती है डीवीडी, 4.7 GB से लेके 30 GB तक का डेटा ये स्टोर कर लेती थी। पर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो CD और DVD है, ये इनकी यूसेज कम होती चली गई। दो ये जो थी ये यूजफुल इसलिए थी बिकॉज दे हेल्प इन कैरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये हेल्पफुल इसलिए होती थी क्योंकि इनमें जब डेटा स्टोर हो गया तो आपने ये सीडी दूसरे कंप्यूटर पे लगा दी, वहां पे वो डेटा आ जाता था, तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा कैरी करने में हेल्प करती थी। पर इनको यूज करने के लिए रीडर्स चाहिए होते थे, कंप्यूटर में रीडर्स चाहिए होते थे, तो धीरे धीरे इनका यूसेज खत्म होता चला गया। तो सीडी और डीवीडी को रिप्लेस करा पेन ड्राइव्स ने। पेन ड्राइव क्या होती है, इट इज द प्लग एंड प्ले डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर बाय यूएसबी पोर्ट। देखिए यहाँ पे मैंने पिक्चर दिखा रही हूँ पेन ड्राइव की, ऐसी दिखती है पेन ड्राइव, आई एम श्योर आप सभी बच्चों ने देखी होंगी। तो ये बहुत आसान होती है, ये सिर्फ इसको प्लग करना होता है और ये प्ले हो जाती है। और इसको यूज करने के लिए हमें कोई रीडर नहीं चाहिए होता कंप्यूटर में, सिर्फ एक यूएसबी पोर्ट चाहिए होता है जो आजकल हर लैपटॉप कंप्यूटर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑलरेडी आता है। और दूसरा इसका एडवांटेज क्या होता है स्टूडेंट्स पेन ड्राइव का, कि दीज आर वेरी स्मॉल, लाइट वेट एंड इजिली रिमूवेबल डिवाइस। और दूसरा एडवांटेज ये है स्टूडेंट्स इसका कि ये बहुत ही छोटी होती हैं और हल्की होती हैं, लाइट वेट होती हैं एज कम्पेयर टू सीडी। सीडी क्या होती है कि बड़ी होती है काफी, ठीक है, और ये पेन ड्राइव इतनी छोटी होती है कि हम इसको अपनी पॉकेट में डाल के भी कहीं लेके जा सकते हैं। पेन ड्राइव हेल्प्स इन मूविंग और कैरिंग डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। और ये तो हमें पता ही है कि भाई पेन ड्राइव को जब इसमें कोई डेटा हमने स्टोर कर लिया है तो हम दूसरे कंप्यूटर में भी इसको लगा के वो डेटा वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक और एडवांटेज ये पेन ड्राइव्स का होता है कि इसमें अगर मैंने एक बार डेटा डाल दिया तो मैं उसको रिमूव करके दूसरा नया डेटा डाल सकती हूँ।
पर जो सीडीज होती थी उसमें ये यूजुअली ये पॉसिबल नहीं होता था। अगर हमें उसका डेटा चेंज करना होता था तो हमें कौन सी सीडी, रीराइटेबल सीडीज लेनी पड़ती थी और वो एक्सपेंसिव होती थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल सेकेंडरी मेमोरी का है, मेमोरी कार्ड। स्टूडेंट्स, ये जब से हमारे स्मार्टफोन वगैरह हमने यूज करने शुरू करे तो जब से ये मेमोरी कार्ड की हमें जरूरत पड़ने लगी। ये क्या होता है मेमोरी कार्ड, ये देखते हैं। मेमोरी कार्ड और फ्लैश कार्ड इज पोस्टल स्टैम्प साइज डेटा स्टोरेज डिवाइस। देखिए स्मार्टफोन में जो ये लगता है ये मेमोरी कार्ड, जिसे हम फ्लैश कार्ड भी कहते हैं। और इधर देखिए इस पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना छोटा होता है। एक स्टैम्प जो होती है पोस्टल स्टैम्प, उसके साइज का होता है ये मेमोरी कार्ड। देखिए कितना छोटा सा दिख रहा है आपको। और ये छोटा सा ही मेमोरी कार्ड, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी देखिए 32 जीबी भी होती है, 64 भी होती है, 128 भी होती है, 128 जीबी। तो ये इतना डेटा स्टोर कर सकता है ये छोटा सा मेमोरी कार्ड। और ये यूजुअली हम यूज करते हैं कैमरास में, मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा। नाउ दे कैन बी एक्सेस्ड बाय कंप्यूटर यूजिंग मल्टीमीडिया कार्ड रीडर। अब अगर जो इसमें डेटा स्टोर हमने करा है उसका हमें बैकअप लेना है, हम उसको ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, तो ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो ये हमारे लैपटॉप्स आते हैं उनमें इनबिल्ट आता है इसका रीडर, जिसे कहते हैं मल्टीमीडिया कार्ड रीडर। तो ये बस हमें मेमोरी कार्ड उस रीडर में डालना होता है और इसका सारा डेटा हमारे कंप्यूटर पर आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल्स बताए हैं सेकेंडरी मेमोरी के। नाउ लेट्स रिवाइज दिस चैप्टर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला, रैम स्टैंड्स फॉर, क्या फुल फॉर्म बताई थी मैंने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। डैश कैन स्टोर 700 MB ऑफ डेटा। कौन सा स्टोरेज डिवाइस था जिसमें हम 700 MB ऑफ डेटा तक स्टोर कर सकते हैं? यस, CD यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। Dash allows the user to update the computer ROM without having to open the computer. बताइए क्या समझाया था मैंने? जहां पे यूजर को अपना कंप्यूटर की रोम अपडेट करने के लिए कंप्यूटर को ओपन नहीं करना पड़ता। ऐसी कौन सी रोम थी? EEP रोम। टू टाइप्स ऑफ रैम आर, दो टाइप रैम के कौन कौन से थे? SRAM एंड DRAM। डैश मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू परमानेंटली सेव द डेटा। कौन सी मेमोरी होती है जो परमानेंटली सेव करती है डेटा को? सेकेंडरी मेमोरी। रैम इज एन एग्जांपल ऑफ विच मेमोरी? रैम कौन सी मेमोरी का एग्जांपल है? प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट, पेन ड्राइव इज द प्लग एंड प्ले डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर बाय डैश पोर्ट। तो पेन ड्राइव को हम कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हैं तो हमें कौन से पोर्ट की जरूरत पड़ती है? USB पोर्ट। 2 bytes equals to how many bits? Answer is 16 bits. ठीक है, 1 byte equals to 1 byte equals to 8 bits. So 2 bytes equals to 16 bits.